हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 16 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे इसको स्किप कर दिया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 1000 में जोड़ी जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि योगफल 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए आसान सवाल है। इसे योगफल को 45 से विभाजित किया जाना है। 45 मतलब 9 गुना 5, यानी वो नंबर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जानते हैं 9 का मल्टीपल वही नंबर होता है जिनके डिजिट का सम 9 से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1000 में देखें तो इनके डिजिट का सम 1 हो रहा है। अब आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके डिजिट का सम यहाँ देने से और इन दोनों को जोड़ने के बाद वो 9 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिजिट सम हो रहा है कितना, 3। क्या 3 1 4 9 का मल्टीपल नहीं है? यहाँ पर 1, क्या 1 1 2 9 का मल्टीपल नहीं है? 5 3 8, क्या 8 1 9 ये 9 का मल्टीपल है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे। एक छिद्र एक भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी में जल का स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता वाले 3 फिलिंग पाइपों की आवश्यकता है। ऐसे और कितने फिलिंग पाइपों की आवश्यकता होगी ताकि एक खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए? ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि इस टंकी में एक छिद्र है जो 1 घंटे में इसको खाली करता है। अगर जल का स्तर मेंटेन करना है तो इसके बदले आपको 3 फिलिंग पाइप चलाने होंगे जो इक्वल इफिशियंसी के हैं, नहीं तो जल का लेवल गिर जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें पानी भरा है और इसके पेंदी मान लीजिए एक छिद्र है, तो केवल छिद्र चलेगा तो 1 घंटा में ये टंकी खाली हो जाएगा। लेकिन इसके बदले आप अगर 3 पाइप इसमें चला देते हैं जो इक्वल इफिशियंसी के हैं और इसमें पानी डाल रहे हैं, तो ये टंकी भरा का भरा रहेगा, ना ही पानी इससे गिरेगा, ना ही पानी का लेवल कम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या समझे कि ये छिद्र का काम ये 3 फिलिंग पाइप के काम के बराबर है। तो छिद्र को आप आउटलेट नाम दे सकते हैं। एक आउटलेट बराबर 3 फिलिंग पाइप। तो यहाँ से ओ और एफ का रेशियो आप निकाल सकते हैं एफिशिएंसी का, जो कि हो जाएगा 3/1। अब चाहे तो टंकी का कैपेसिटी निकाल लीजिए। ये कह रहा है कि छिद्र 1 घंटे में खाली करता है। अगर छिद्र का एफिशिएंसी उठाते हैं 3 यूनिट, तो 1 घंटा में कितना, 3, यानी टंकी का कैपेसिटी भी 3 यूनिट है। अब इस टंकी को कह रहा है ऐसे और कितने फिलिंग पाइपों की आवश्यकता होगी ताकि एक खाली टंकी 3 घंटे में भर जाए। ठीक है, देखिए 3 यूनिट का टंकी है, इसको 3 घंटा में भरना है। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो पर आवर इसको 1 यूनिट पानी इसमें डाला जाना चाहिए। तो कितने पाइप की आवश्यकता होगी? आप देख रहे हैं फिलिंग पाइप का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट पर आवर इसको चाहिए भी, तो आप कह सकते हैं कि 1 पाइप की आवश्यकता होगी। ठीक है, और 3 तो ऑलरेडी लगे हैं, एक और पाइप की यहाँ पर आवश्यकता है ताकि टंकी 3 घंटे में भर जाए। क्लियर है? आगे इसको सरल करना है। ये देखिए 64x², आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर। 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अगर आप इसको खोलेंगे a² - b² के फॉर्मूले पे, तो ये 8x - 7 और फिर से 8x + का 7 बनेगा। ये माइनस वाला नीचे से ऊपर कट जाएगा, बचा 8x + 7। यहाँ पर 8x माइनस में है तो ये भी कट जाएगा, केवल 7 इसका आंसर बनेगा। आगे, 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 35 रुपया है तथा 3 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 40 रुपया है। 3 पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इक्वेशन बनाना होगा। उससे पहले आप देख लीजिए, 2 पेन प्लस 3 पेन 5 पेन हुआ, 3 पेंसिल प्लस 2 पेंसिल 5 पेंसिल हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि 5 पेन प्लस 5 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, 35 + 40 75 रुपया। तो पेन की कीमत x मान लीजिए, पेंसिल की कीमत y मान लीजिए। तो इक्वेशन यहाँ से बनेगा 5x + 5y = 75। 5 से काट देंगे, 15 बार में ये भी कट जाएगा, यानी x + y = कितना, 15।
अब आप एक इक्वेशन और बनाइए, कहाँ से, कहीं से भी बना सकते हैं। जैसे 2 पेन है यहाँ पर तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 पेंसिल है 3y बराबर 35 रुपया। अब कटाने के लिए तो इक्वल करना पड़ेगा, तो आप क्या करिए, क्या पूछ रहा है, पेंसिल यानी y का वैल्यू आपको निकालना, तो x वाले को इक्वल कर लीजिए। अगर आप इसको 2 से गुना करते हैं और नीचे ले आते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर 30। अब घटा दीजिए, घटाने से ये कट जाएगा, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 5, यानी एक पेंसिल 5 रुपया का है तो 3 पेंसिल 15 रुपया का होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे, यदि कौशिक ए 5/4 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला आपको चाहिए और कॉस 2a का भी फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। साइन 2a का होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस 2 कॉस 2a का होता है क्या, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए इसका आंसर निकालने के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या सब चाहिए हमें, साइन का वैल्यू, कॉस का, साइन तो आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 4/5। कॉस में चाहिए क्या, बी आपको निकालना होगा, तो ये आपका एच है, ये आपका पी है, तो यहाँ से बी का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट यहाँ पर लगाया गया है। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 4/5। कॉस मतलब b/h, बी 3 है h 5 है तो 3/5 आएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, कॉस कितना है यहाँ पर लिखें 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन है 4/5, इसका स्क्वायर 16/25 होगा। कटने वाला तो है नहीं, 4 तिया 12 दूना 24/25 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इक्वल है तो आप घटा दीजिए डायरेक्ट, 9 में 16 घटाएंगे, माइनस का 7 गुना 2 माइनस का 14, तो माइनस का 14/25 यहाँ से मिलेगा। घटाने के बाद ये 10/25 होगा और कटाने के बाद 2/5 होगा। यह इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु P है। यदि पी ए 87, पी बी 12 सेंटीमीटर, पी सी 96 सेंटीमीटर है तो पी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया सवाल है कई बार और बहुत दिन के बाद रिपीट हुआ, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक आयत है, इसका नाम इन्होंने दे रखा है ए बी सी डी। इसके अंदर P कोई पॉइंट है, तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट आपका P है यहाँ पर, तो A से P को मिला देंगे तो ये PA दे रखा है 87। ठीक है, PB 12 है, P से B को मिला दीजिए तो ये हो गया आपका 12। PC 96 है, P से अगर C को मिलाते हैं तो ये 96 है, और P से अगर D को मिलाते हैं तो PD आएगा। इसी का लंबाई आपको फाइंड करना, मान लीजिए x है। तो इसमें क्या होता है, आपको डायगोनली देखना, जैसे PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर होता है PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। ठीक है, PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। वैल्यू अगर ले ले तो PA दे रखा है 87, तो 87 का स्क्वायर प्लस PC है आपका 96, तो 96 का स्क्वायर हो जाएगा। PB है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। और इकाई अंक अलग अलग है तो आप इकाई अंक यहाँ पर लगाइए। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर 6 आएगा, और इस तरफ 12 का स्क्वायर 144 होगा जिसका इकाई अंक 4 आएगा, प्लस PD का स्क्वायर होगा। 9 6 15 हुआ, 15 में 4 घटा 11, यानी इकाई अंक 1 आ रहा है बराबर PD का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लेना होगा। अगर इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। तो 1 वाला तो है नहीं, 9 वाला है, ऑप्शन नंबर ए में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक रोड रोलर की त्रिज्या 1 मीटर है और इसकी लंबाई 21/22 मीटर है। जब इसे मैदान पर घुमाया जाता है तो पूरे मैदान को समतल करने में 600 बार घुमाना पड़ता है। हालांकि यह पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से पर रोलर 2 बार घुमाया गया है। मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है, और पाई का ये वैल्यू लेना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी रोलर जब मिट्टी बैठाने के लिए घुमाया जाता है तो वो कैसा दिखता है, बेलनाकार, यानी बेलन का यहाँ पर क्या लगेगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है,
तो बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h होता है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू लेना है 22/7 इंटू आर, रेडियस 1 है तो 1 इंटू एच कितना है, ये लंबाई 21/22। तो ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। तो इस एरिया को ले करके इसे 600 बार जो है घूमना पड़ता है। तो 600 से अगर गुना कर दें तो टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि यह पाया गया कि मैदान का 10% हिस्से पर रोलर 2 बार चक्कर लगाया है। ठीक है, तो आप पहले ये एरिया कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा 3 बार में, 22 तो कट ही गए। 3 दूना 6 गुना 6, 3600 मीटर स्क्वायर जो है एरिया इसके द्वारा बैठाया गया है। लेकिन 10% एक्स्ट्रा भी है, तो आप यहाँ पर ऐसे इसको बनाइए। मान लीजिए कि इस मैदान का क्षेत्रफल x है और 10% एक्स्ट्रा हुआ, इसका मतलब 110%। ठीक है, तो 110/100 लिख दीजिए। इतना एरिया कवर किया गया, जबकि इसमें 3600, तो ये 3600 के बराबर हो जाएगा। तो आप जीरो काट सकते हैं यहाँ। x बराबर कितना होगा, 36,000/11। डिवाइड करेंगे, 11 या 33 जाएगा, 3 30 हुआ, 11 दूना 22, 8 11 77, फिर 11 दूना 22, उसके बाद पॉइंट आएगा। तो 3272 ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे इसके बाद इसका दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। जब 25, 11, 34 और 13 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तब यदि ये दिया है और y जो है 0 से बड़ी है तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो नंबर क्या है आपके पास, 25, 11, 34, 13। क्या रूल है इसको बनाने का, डिफरेंस लेना है। तो 11 25 का डिफरेंस आ जाएगा 14, 34 13 का डिफरेंस कितना आएगा, एक, यहाँ पर आ गया आपका 2, 21। 14 और 21 का रेशियो लेना है, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, तो 2:3 आया। अब इसके आगे आपको करना है क्या, देखिए, अगर आप 2 में से 3 को घटा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि पहला में से हम दूसरा को घटा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए घटा दिए, अगर आप घटाते तो माइनस का 1 मिलेगा आपको। अगर आप पहला में से दूसरा को घटाएं तो पहले आपको ऐसे गुना करना है, 25 या 75। ठीक है, तो 75 माइनस 34 दूना 68, 75 में 68 घटेगा, कितना बचेगा, 7। तो -1 यूनिट का वैल्यू 7, तो आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू माइनस का 7 होगा। यानी ये जो 1 यूनिट का वैल्यू हमें मिलता है यही x का मान होता है। x का मान आपको -7 यहाँ पर रखना है और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इस तरह से जब रहता है तो बीच वाले का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बीच वाले को गुना करेंगे तो y² मिलेगा, और बाहर में यहाँ 9x है। अगर x का मान -7 लेते हैं तो -63 होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर -7 लेते हैं तो 8 7 56, माइनस में आया 7, यानी -63 यहाँ से भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर y का वैल्यू 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 63 ही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 6 गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, अगर मूलधन 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट बनता है, टाइम लगता है 16 साल का। और यही मूलधन 1 यूनिट कितने वर्षों में 6 गुनी यानी कि 6 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मूलधन है, 2 मिश्र धन है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का ब्याज है। यहाँ पर एक मूलधन है, 6 मिश्र धन, तो 5 यूनिट का ब्याज है। तो 1 यूनिट ब्याज 16 साल में मिलता है, तो 5 यूनिट ब्याज कितना साल में मिलेगा, 16 पंचे 80 साल में। ठीक है, तो 80 साल ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, एक लकड़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वज स्तंभ से 15 मीटर दूर खड़ी है। वह ध्वज स्तंभ के शीर्ष को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखती है। ध्वज स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका ध्वज स्तंभ है और इसके बेस पॉइंट से 15 मीटर, ये मान लीजिए 15 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर खड़ी है। अगर ये इसको देखेगी इस तरह से तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है। आपसे इसका हाइट पूछा जा रहा है, तो रेशियो लगा दीजिए। अब जानते हैं 30 के सामने 1 होता है, ये 60 डिग्री बचा, 30 के सामने √3 यूनिट होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण है।
तो √3 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो एक का कितना होगा, सीधा सीधा 15 को √3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 5 या 15, 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, तो 5√3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक ठोस पीतल के गोले का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 4 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी सतह पर टिन प्लेटिंग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के जो रेट है उससे गुना कर देना है। तो गोला का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4πr²। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू r²। देखिए व्यास है 10.5, इसको आप 21/2 बोल सकते हैं। तो इसका भी हाफ करना यानी कि 21/4 होगा। इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना। आप चाहे तो 11 का मल्टीपल चेक करके ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेट अगर आपको करना है तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। अब इस एरिया को आप जो रेट है उससे डिवाइड करिए। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करने में इसको 4 रुपया खर्च होता है, तो 1 सेंटीमीटर करने में कितना करेगा, 4/100, 4/100 रुपया। और इसको करना है इतना, तो इसमें आप 4/100 के रेट से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, 2 से नहीं कटाएंगे क्योंकि डिवाइड करना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो 21 तिया 63 हुआ, 22 गुना 63 करना, तो 22 तिया 66, 6 आ रहा है का अंक, 2 ऑप्शन में है। 56, 22 से 132 से 138, और 100 से डिवाइड किया जाना तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 13.86 रुपया जिसका खर्च होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 से विभाज्य है। 49 मतलब 7 गुना 7, तो 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। ये देखें तो 7 1 का 7, 50 6 62 हुआ, 7 8 56, 6 बचा 69 हुआ, 7 9 63, 6 67 हुआ, 4 49, 7 का ये कट रहा है। ठीक है, ये अगर देखें 63 3 4 42 और उसके बाद 4 नहीं कटा 7 से। ठीक है, ये 28 3 बचा, फिर 3 बचा 34 हुआ, 6 बचा 67 हुआ, 63 लगेगा, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ये 7 49 21, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बचा। ठीक है, आगे इसको सरल करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। अब देख सकते हैं यहाँ रूट के अंदर भी रूट में वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये वैल्यू 5 हो गया आपका, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो कुल मिला के जोड़ने वाला वैल्यू आपका 5 है, 5 10 है, और 25 10 35 हुआ। घटाने वाला वैल्यू 19 हुआ, तो 35 में 19 घटाना है आपको, कितना बचेगा 16। तो रूट के अंदर 16 है तो बाहर क्या आएगा 4, और यहाँ पर रूट 4 है, इसका मतलब 2, तो 4 में 2 घटेगा, 2 इसका आंसर बनेगा। आगे, यदि 13 केजी प्याज का मूल्य ये है, 21 केजी टमाटर का ये है, 27 केजी आलू का ये है, तो 21 केजी प्याज, 25 केजी टमाटर और 32 केजी आलू का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें गुना करना आपको। देखिए प्याज है इसका 21 केजी, टमाटर है 25 केजी, उसके बाद आलू है 32 केजी। तो प्याज का रेट आप निकाल लीजिए। अगर रेट निकाले तो 13 केजी प्याज इसको 273 का पड़ रहा है, डिवाइड करिए, 13 दूना 26, 13 का 13, यानी 21 रुपया किलो है, तो 21 से गुना करेंगे तो 441 जो इसका टोटल प्राइस आएगा। 21 दूना 42, यानी 22 रुपया जो है इसका रेट है टमाटर का। तो 25 दूना 50 और 55, यहाँ पर 550 रुपया टमाटर का वैल्यू आया। ये डिवाइड करेंगे तो 27 दूना 54, यानी 22 रुपया यहाँ का भी रेट है, तो 32 गुना 22 करिए तो आलू का कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 66 4 70, सबको जोड़ दीजिए, टोटल वैल्यू निकल जाएगा 5 9 95, लास्ट में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। आगे, ए एक काम को 66 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 45% कम कुशल है, सी बी से 50% अधिक कुशल है। यदि बी और सी मिलकर 24 दिनों तक काम करते हैं तो ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ए बी और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। ए है, बी है, सी है। ये क्या कह रहा है कि बी जो है ए से 45% कम कुशल है, इसका फ्रैक्शन होता है कितना 9/20।
यानी ए अगर 20 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा, 20 से 9 कम यानी कि 11 यूनिट। इसके बाद सी बी से 50% अधिक है, तो बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो सी करेगा 3 यूनिट। ठीक है, 2 का 50% बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर रेशियो को कंबाइन करना होगा, तो 2 × 20 ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 22 और ये 11 या 33। तो ये जो है इफिशियंसी का रेशियो आया है ए बी सी का। अब आप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ से निकाल लीजिए, ए 66 दिन में करता है, तो टोटल वर्क यहाँ 66 दिन गुना ए का एफिशिएंसी 40 है, तो 40 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0, 6 चौके 24 और 24 दो 26 यानी 2640। अब बी और सी मिलकर 24 दिन तक काम करता है, तो बी प्लस सी के द्वारा 24 दिन में कितना काम होगा, 24 गुना बी प्लस सी का एफिशिएंसी 22 + 33 ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो 24 पंजे 120 और 132 यानी 1320 जो है इतना काम हो चुका है। तो बचा कितना, देखिए सीधा सीधा आधा है, तो आधा काम बच गया। अगर आधा काम बचा तो आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं, पूरा काम 66 दिन में करता है तो आधा करेगा ए 33 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। इसको सरल करना है, तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर आधार इक्वल है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि यहाँ भाग है। तो यहाँ पर 3 की पावर 6 - 2 4 बचेगा और इसका होल पावर 2 है, तो 4 गुना 2 हो जाएगा यानी कि 3 की पावर 8 यहाँ से मिलेगा आपको। और यहाँ भी देखिए आधार बराबर तो पावर घट जाएगा, तो 3 की पावर -1 होगा। अब यहाँ गुना है, आधार बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे, तो 8 में -1 जोड़ेंगे तो 3 की पावर 7 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे एक आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा है। आप जानते हैं कि आयत के परिमाप को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 32, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 8, तो डिफरेंस आप माइनस कर दीजिए, बचेगा 24, इसको बराबर बांट दीजिए, 12 12 आएगा। छोटा वाला अगर पूछ रहा है यानी चौड़ाई तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर लंबाई पूछता तो ये 8 ला के इसमें जोड़ देते तो 20 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे मनु ने 12,000 में एक माइक्रोवेव खरीदा और अनुज को 12.5% की हानि पर बेच दिया। अनुज ने इसे रानी को 20% के लाभ पर बेचा और रानी ने इसे प्रिया को 6 - 2/3% के लाभ पर बेचा। प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा, यानी लास्ट प्राइस आपको निकालना। तो सिंपल सा कैलकुलेशन करते जाइए। इनिशियल प्राइस है 12,000। पहला व्यक्ति ने यानी ये जो मनु है ये अनुज को बेचा है 12.5% के हानि पर। इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो 8 पर 1 का नुकसान लिया यानी 7/8 वैल्यू रह जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो अनुज ने रानी को बेचा 20% के लाभ पर। इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट लिया तो 6/5 हो जाएगा वैल्यू। फिर लास्ट में ये 6 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन 1/15 होता है, यानी 15 पर 1 का प्रॉफिट है तो 16/15 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जो प्रिया है इसे खरीदी है तो इसका प्राइस आपको निकल जाएगा। कटा लेते हैं इसको, देखिए ये हो गया आपका 8 पंजे 40, 15 चौके 60 यानी 600। ठीक है, ये तीनों का गुणनफल 600, इससे काटेंगे इसको 20 बार में ये कट जाएगा। अब लास्ट में तो 0 आएगा ही और एक ही 0 आएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद देखें तो ये 3 का मल्टीपल है यहाँ पर 6, तो आंसर भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 3 7 3 10 1 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बचा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे 3 भाइयों की आयु x 25 और 2x + 8 है, जिन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटे और सबसे बड़े भाई की कुल आयु तीसरे भाई की आयु की दोगुनी है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। तो देखिए ये जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा का योगफल बीच वाले का 2 गुना है, तो दोनों को जोड़े तो कितना होगा 3x + 8, ये बराबर होगा 25 का 2 गुना यानी कि 50 के। तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा कितना 42/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 साल। इसमें हमें देना है क्या, सबसे बड़े भाई जो है उनका एज, ये है 2x + 8,
एक्स का वैल्यू 14 रखेंगे तो 14 ना 28 60 36 साल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/4 है, जिसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर लंबा है। त्रिभुज के समकोण को समाहित करने वाली भुजाएं 36 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमाप निकालने से पहले इनकी भुजा की लंबाई आपको फाइंड करना होगा। और ये क्या कह रहा है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसका एरिया समचतुर्भुज के एरिया का 3/4 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा ये दोनों है, यानी अगर इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज है तो इसमें ये 36 होगा और ये 64 होगा। अगर एरिया फाइंड करना है तो यही दोनों लगता है, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 64 गुना 36 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है? ये है इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/4। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना d1, यानी पहला विकर्ण 48 है, गुना दूसरा विकर्ण जो कि हमें निकालना है, और इसका 3/4 जब कर दें तो ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से कटा के आप d2 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर कट ही जाएगा, और आप ऐसे काट सकते हैं 48 से 144 होगा, 36 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, यहाँ पर 4 आएगा गुना होगा, तो d2 का वैल्यू 16 चौके 64 मिलेगा। और d1 आपके पास पहले से था 48। तो यहाँ पर अगर भुजा की लंबाई निकालना है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, विकर्ण का हाफ करना है तो इसका 32 आ जाएगा और इसका 24 आ जाएगा, और इन दोनों पे पाइथागोरस आपको लगाना है और h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए 32 मतलब 8 गुना 4, 24 मतलब 8 गुना 3, यानी 8 कॉमन है। अगर हमें समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई निकाले यानी h, तो ये 8 आपको कॉमन रखना होगा। 4 3 पे ट्रिपलेट क्या होता है 5, तो 8 पंचे 40 जो है इसकी भुजा की लेंथ होगी। और चाहिए परिमाप, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 40 गुना 4 अगर कर दें तो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा? सिंपल सवाल है। इसमें जो एक्शन आप संख्या के साथ करेंगे वही एक्शन एवरेज के साथ भी हो जाएगा। संख्या को 2 से गुना कर रहे हैं तो एवरेज को भी 2 से गुना कर दीजिए, तो आएगा कितना? 7 दूना 14, तो 14 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।